हेलो इंजीनियर्स, दिस इज श्रद्धा भारती और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये टॉपिक ना ही केवल सिविल इंजीनियर्स के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि माइनिंग इंजीनियर्स, इवन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बता दूं। मेरे पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि हम लोग बेसिकली कम्पिटिटिव एग्जाम्स को फोकस करेंगे, तो थ्योरी कम ही पढ़ेंगे और थ्योरी बस वही पढ़ेंगे जो एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे और क्वेश्चन बनाते वक्त जितनी भी चीज़ें हैं सीखने लायक मैं आपको सिखाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस को मिस ना करें और अच्छे से पढ़ें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस भी आते हैं, 2-3 नंबर आ जाएंगे हर किसी एग्जाम में, तो इसको मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कौन कौन से मेथड्स हैं? बार चार्ट या गैंट चार्ट मेथड है, माइलस्टोन चार्ट मेथड है, नेटवर्क एनालिसिस एंड लाइन ऑफ बैलेंस मेथड। इन चारों में से क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क एनालिसिस से आते हैं। नेटवर्क एनालिसिस में भी दो तरीके हैं, एक है पर्ट और दूसरा है सीपीएम। ये दोनों तरीके हैं नेटवर्क एनालिसिस के। दीज टू आर द मेथड्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, पर्ट एंड सीपीएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले जानते हैं नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क होता क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क इज अ फ्लो डायग्राम consisting of activities and events connected logically and sequentially. So एक नेटवर्क डायग्राम ये होता है कि उनमें एक्टिविटीज होती है और इवेंट्स होती हैं और जो लॉजिकली और सिक्वेंशियली कनेक्टेड होती हैं। अब एक्टिविटीज क्या होते हैं? एक्टिविटीज ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट कंज्यूमिंग टाइम एंड रिसोर्स इज कॉल्ड एक्टिविटी। ये एक्टिविटी की डेफिनेशन है। एक प्रोजेक्ट में वो ऑपरेशंस जो टाइम और रिसोर्स दोनों कंज्यूम करे उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। दूसरा है इवेंट। इवेंट क्या है? इट इज एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक टाइम का एक क्षण है एट विच सम स्पेसिफिक माइलस्टोन हैज बीन रीच्ड। एन इवेंट डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम और रिसोर्स। सो ये इवेंट में कोई भी टाइम और कोई भी रिसोर्स नहीं लगता है। वो बस एक पड़ाव है जब हम लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि अगर आप लोग मान लीजिए आपका एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, तो जयपुर से दिल्ली जाना एक एक्टिविटी है, लेकिन अगर आप लोग दिल्ली पहुंच गए वो एक इवेंट है, माइलस्टोन है। जो अगर आप तो दिल्ली पहुंच गए, दैट इज अ माइलस्टोन दैट यू हैव अचीव्ड एंड इट डजंट रिक्वायर एनी टाइम और रिसोर्स। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है डमी एक्टिविटी। ये क्या होती है? It is an artificial activity which neither consumes time or resource, rather it is used for grammatical purpose in the network. तो डमी एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें ना ही टाइम लगता है ना ही रिसोर्स लगता है। तो हम लोग यूज क्यों करते हैं डमी एक्टिविटी? डमी एक्टिविटी एक नेटवर्क डायग्राम में यूज होती है फॉर ग्रामेटिकल पर्पस। अच्छा, तभी से हम नेटवर्क डायग्राम बोल रहे हैं, लेकिन हमने दिखाया ही नहीं कि नेटवर्क डायग्राम होता कैसा है। सो नेटवर्क डायग्राम कुछ इस तरह का होता है और ये है एक गलत नेटवर्क डायग्राम। यहाँ पर जितने भी एरोज हैं, ये वाले जो एरोज हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटीज। जितने भी एरोज है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटीज। और जितने भी ये सर्कल्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं इवेंट्स। सो इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4। यहाँ पर हम लोग एक्टिविटी को नाम दिए हैं ABCD। इसे हम लोग इवेंट से भी बोल सकते हैं, जैसे कि एक्टिविटी A का मतलब है इवेंट 1-2। 1-2 बोलेंगे तो 1-2 इज एन एक्टिविटी, 1 इज एन इवेंट, while 1-2 is an activity which denotes event A, activity A, I'm sorry। वैसे ही अगर हम लोग एक्टिविटी को B बोल सकते हैं या इसे बोल सकते हैं 2-3, activity 2-3, it represents activity B। Similarly, C is represented by activity 2-3 and D is represented by activity 3-4।
सो यहाँ पर गलत क्या है? गलत ये है कि अगर आप बोलेंगे एक्टिविटी 2-3, तो इसका मतलब एक्टिविटी 2-3 भी हो सकता है, एक्टिविटी 2-3 भी हो सकता है। तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर आप बोलेंगे एक्टिविटी 2-3, इसका मतलब कोई समझ सकता है कि आप एक्टिविटी बी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई ये सोच सकता है कि आप एक्टिविटी सी के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक बायस क्रिएट होता है। सो दिस इज एन इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो कोई भी दो इवेंट को कनेक्ट करते हुए दो एक्टिविटीज नहीं हो सकते। दिस इज एन इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। दो इवेंट्स को दो एक्टिविटीज कनेक्ट नहीं कर सकते हैं जिसके एंड और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है? करेक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं डमी एक्टिविटी। दिस इज इवेंट 1, 2, 3, 4, 5। अभी देखिए, अगर हम लोग बोलेंगे ए एक्टिविटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1-2 के द्वारा। बी बोलेंगे तो इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2-3। एक्टिविटी 2-3 इज रिप्रेजेंटिंग एक्टिविटी बी। Similarly, activity C is represented by activity 2-4. Activity D is represented by, which is dummy activity 3-4, and activity E is represented by activity 4-5. So activity D जो है, आप देखिए यहाँ पर डॉटेड एरो से शो किया गया है। इसे हम लोग शो करते हैं जस्ट बिकॉज हम लोग 2-4 को दो एक्टिविटी से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। पहले देखिए, यहाँ पर 2-3 को हमने दो एक्टिविटीज से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया था, वो एक गलत रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि कोई भी दो इवेंट में दो एक्टिविटीज स्टार्ट और एंड नहीं हो सकती है। दैट इज इनकरेक्ट। ये बायस क्रिएट करती है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे डमी एक्टिविटी। यहाँ पर एक इवेंट क्रिएट करेंगे और उसे कनेक्ट करेंगे इवेंट एक्टिविटी बी से। फिर यहाँ पर एक डमी एक्टिविटी जोड़ेंगे जो कि ना ही रिसोर्स लेता है ना ही टाइम लेता है, और इस तरह से हम लोग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सो दिस इज द यूसेज ऑफ डमी एक्टिविटी। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन करेंगे अभी तुरंत, जिसमें आपको डमी एक्टिविटी की यूसेज तुरंत समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क एनालिसिस से ही मेन क्वेश्चंस आते हैं, और नेटवर्क एनालिसिस के दो तरीके हैं, एक है पर्ट, दूसरा है सीपीएम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या है हम लोग थ्योरी से पढ़ेंगे पहले। तो पहला है पर्ट। पर्ट का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाता है कि पर्ट का फुल फॉर्म क्या है। सो वेरी इजी, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। पर्ट के बारे में कुछ थ्योरी है जो ब्रीफली हम लोग जानेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पर्ट फॉलोज अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। इसको याद करने का क्या तरीका है? पर्ट स्टार्ट होता है पी से और प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होता है पी से। सो पर्ट जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच फॉलो करता है एंड एब्जॉर्ब्स द अनसर्टेनिटीज of the time estimates for an activity and the project duration. So PERT is well suited for those projects where there is insufficient or no background information for estimates of the time duration. For example, R&D projects such as space industry, defense industry, etc. इसका मतलब क्या होता है? PERT मेथड हम लोग उस प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे जो पहली बार हो रहा है। जैसे मान लीजिए चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो हमें नहीं पता कि हर एक्टिविटी कितनी समय लेगी, हमें नहीं पता कि हर एक्टिविटी को करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, इसलिए 3 डिफरेंट टाइम्स का यूज करते हैं। पहला है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दूसरा है पेसिमिस्टिक टाइम और तीसरा है मोस्ट लाइकली टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम वो है जब सब कुछ बहुत ही बढ़िया चलता है, सब कुछ आपके फेवर में है, टाइम और सारी चीज़ों में कोई गलती नहीं हो रही, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, आपके पास रिसोर्स पूरे हैं, सब कुछ अगर बहुत सुपर्ब चल रहा हो तब सबसे कम ड्यूरेशन में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी एक्टिविटी
जो जिसको करने में सबसे कम समय लगे उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। लेकिन ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम एक एक्टिविटी होने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि आपकी सब कुछ ही परफेक्ट चल रही हो। दूसरा है पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम ये टाइम होता है जब सब कुछ ही बर्बाद हो जाए, आपके प्रोजेक्ट्स फेल हो रहे हैं, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है, मनी क्रंच, कुछ ना कुछ गड़बड़ होते जा रहा है जिसकी वजह से आपकी एक एक्टिविटी डिले होते जा रही है। तो जो सबसे लेटेस्ट टाइम, मतलब सबसे देरी से जो एक एक्टिविटी कंप्लीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है और जो टाइम है, उसे हम लोग बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम। तो पेसिमिस्टिक टाइम में भी एक एक्टिविटी खत्म होने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, वो बहुत कम होती है। तीसरी टाइम एस्टिमेट होती है मोस्ट लाइकली टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम वो टाइम है जो, जैसा कि नाम बोलता है, मोस्ट लाइकली, जबकि एक एक्टिविटी होने की सबसे ज्यादा चांसेस है, दैट इज मोस्ट लाइकली टाइम। तो इन तीनों का रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, टी ऑप्टिमिस्टिक, टी पेसिमिस्टिक, टी मोस्ट लाइकली, टी एम। अगर मैं कहूँ कि एक एक्टिविटी को होने के लिए कितनी टाइम लगेगी, तो आप 3 टाइम एस्टिमेट बता देंगे। सब कुछ अच्छा चला मैम तो इतनी टाइम लगेगी, सब कुछ बुरा चला मैम तो इतनी टाइम लगेगी, और अगर सब बीच बीच के एक टाइम ये आप बता देंगे। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपको तो कोई एक टाइम लेकर के काम करना पड़ेगा। एक एक्टिविटी के लिए आप 3 टाइम लेकर के तो काम नहीं कर सकते हैं, पूरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन तो कैलकुलेट नहीं कर सकते 3 डिफरेंट टाइम को लेकर के। तो हमें एक सिंगल टाइम चाहिए होता है। उस सिंगल टाइम को हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, इसे डिनोट करते हैं टीई से। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, क्वेश्चंस में आपको लगाने ही पड़ेंगे ये फॉर्मूला। टी एक्सपेक्टेड टाइम, ये जो एक्सपेक्टेड टाइम है, ये टाइम एक एक्टिविटी की टाइम है। रिमेंबर दिस, ये एक एक्टिविटी टाइम है, एक्सपेक्टेड टाइम, नॉट एन इवेंट टाइम। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। टी ई, दैट इज एक्सपेक्टेड टाइम, इज इक्वल्स टू टी ऑप्टिमिस्टिक प्लस टी 4 टाइम्स टी मोस्ट लाइकली प्लस टी पेसिमिस्टिक होल डिवाइडेड बाई 6। हमने टी मोस्ट लाइकली को 4 वेटेज दिया है। 4 वेटेज दिया है क्यों? क्योंकि इसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये कुछ नहीं है, दिस इज अ वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज मतलब एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? 1 + 4 + 1 दैट इज 6 and whole divided by 6, total divided by total number of time events, ऐसे ही ना निकालते हैं। तो this is weighted average method. Okay, another important point about PERT is event oriented। इसको कैसे याद रखा जाए? PERT में E आता है और इवेंट भी E से शुरू होता है, तो PERT is event oriented। दिस इज ऑल्सो important फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमेशा MCQ में पूछा जाता है। तो PERT follows probabilistic approach, that is important. PERT is an event oriented, that is important. तो क्यों PERT is event oriented? Because यहाँ पर एक्टिविटीज तो कुछ फिक्स होती नहीं है, पहली बार प्रोजेक्ट हो रहा है, हमें एक्टिविटीज का टाइम ड्यूरेशन तो पता नहीं है कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इवेंट में ज़्यादा फोकस रखते हैं, ना कि एक्टिविटीज में। दैट इज वाई PERT इज इवेंट ओरिएंटेड। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी क्या होती है, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, यहाँ पर ये हमने पढ़ा था अभी एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, ये एक्टिविटी टाइम है। अभी हम एक और टाइम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टीई से, कैपिटल टीई से। और ये जो था एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल टीई से। तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट, कैपिटल टी से। दिस इज एन इवेंट टाइम, इवेंट का समय होता है। अब ये क्या है, मैंने 3 लाइंस लिखी हैं जिसका मतलब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग अभी तुरंत एक क्वेश्चन करेंगे, इसमें ये यूज होगा और तब आपको समझ में आ जाएगी बात। इट इज द मिनिमम टाइम इन विच एन इवेंट में अकर। ये सबसे अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, वो सबसे छोटा, सबसे कम टाइम है जब इवेंट हो सकता है।
इट इज डिटरमिन्ड बाय फॉरवर्ड पास मेथड। फॉरवर्ड पास मेथड क्या है हम लोग क्वेश्चंस करते वक्त सीखेंगे, ना कि अभी। एंड TE of the successor event is TE of the predecessor event plus TE of the activity। ये भी हम लोग क्वेश्चन करते वक्त सीखेंगे, सो नीड नॉट वरी। नेक्स्ट एक टाइम है लेटेस्ट अलाउेबल अक्रंस टाइम। लेटेस्ट अलाउेबल अक्रंस टाइम, इसको भी हम लोग कैपिटल TL से डिनोट करते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इवेंट टाइम। अब ये क्या है? इट इज द मैक्सिमम टाइम ऑफ एन इवेंट बाय विच इट मे बी अलाउड टू अकर विदाउट अफेक्टिंग द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। आप लोग चाहो तो पॉज करके वीडियो डेफिनेशंस लिख लो। इट इज डिटरमिन्ड बाय बैकवर्ड पास मेथड, बट definition is not important। and what is backward pass method and how it is calculated हम लोग अभी तुरंत सीखने जाएंगे जब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, so need not worry। so here is the question। ये क्वेश्चन आया है गेट 2021 में and was the most difficult question in GATE examination, so I have chosen this question। ये क्वेश्चन में हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे। पहला चीज़ जो हम लोग इस क्वेश्चन से सीखेंगे वो है हाउ टू ड्रॉ नेटवर्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम। क्योंकि अगर नेटवर्क डायग्राम बनाने सीख जाए कोई, तो आपकी प्रॉब्लम आधी सॉल्व इधर ही हो जाती है, ठीक है। तो पहला चीज जो हम लोग सीखेंगे वो है हाउ टू ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम। तो इस क्वेश्चन में देखिए दिया क्या क्या है। इसमें एक्टिविटीज के नाम दिए हुए हैं, ABCD करके L तक एक्टिविटीज के नाम दिए हुए हैं। हर एक्टिविटी की ड्यूरेशन दी हुई है, ड्यूरेशन एक फिक्स्ड दी हुई है, ठीक है। और ये डिपेंड कर रही है कौन सी एक्टिविटी पे वो दी हुई है। ये 3-4 इंफॉर्मेशन एक चार्ट के फॉर्म में आपको दी हुई है, और हमें पता क्या करना है। The activity details for a small project is given in a table। Find the total time for the project completion। प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए जो टोटल टाइम है वो कितना लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो ये गेट में पूछा गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और पहले सीखते हैं कि नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो पहले आप देखिए एक्टिविटी ए। एक्टिविटी ए दिया हुआ है जिसकी ड्यूरेशन 6 डेज दी हुई है, मान लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इवेंट ड्रॉ करेंगे ऐसा, उसमें एक एरो ड्रॉ करेंगे जिसको नाम देंगे ए, और इसकी ड्यूरेशन लिखेंगे 6 डेज। ये पहली एक्टिविटी है और किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। ये दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी और ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है, तो ऐसा ड्रॉ होगा। सेकेंड एक्टिविटी, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट ड्रॉ करने जा रहे हैं बी। बी की ड्यूरेशन है 10 डेज और वो डिपेंड कर रही है एक्टिविटी ए पे। एक्टिविटी ए पे डिपेंड कर रही है, मतलब एक्टिविटी ए पहले होगी तभी एक्टिविटी बी हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। सो एक्टिविटी ए होगी, फिर हमने एक इवेंट ड्रॉ किया, फिर एक्टिविटी बी के लिए एक एरो ड्रॉ किया जिसकी ड्यूरेशन है 10 डेज। अभी थर्ड हम ए ड्रॉ हो गया, बी ड्रॉ हो गया, अब हमें एक्टिविटी सी ड्रॉ करनी है। वो भी डिपेंड कर रही है एक्टिविटी ए पे और जिसकी ड्यूरेशन है 14 डेज। अब वो भी ए पे डिपेंड कर रही है, मतलब ए कंप्लीट होगी तभी एक्टिविटी सी स्टार्ट हो सकती है। तो हम कुछ सी इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर सी आ जाएगी जिसकी ड्यूरेशन होगी 14 डेज। चलिए देखते हैं। सो ये देखिए एक्टिविटी सी हमने ड्रॉ कर दिया जिसकी ड्यूरेशन है 14 डेज, और बी और सी दोनों ए पे डिपेंड कर रही है। अभी एक्टिविटी डी हम लोग ड्रॉ करने जाएंगे। एक्टिविटी डी की ड्यूरेशन है 8 डेज और वो डिपेंड कर रही है एक्टिविटी बी पे। एक्टिविटी डी की ड्यूरेशन है 8 डेज और वो डिपेंड करती है एक्टिविटी बी पे। तो हम फिर से एक इवेंट ड्रॉ करेंगे और एक एक्टिविटी डी ड्रॉ करेंगे जिसकी ड्यूरेशन होगी 8 डेज, ओके। ये डन ऐसा। अभी एक्टिविटी ई की बारी। एक्टिविटी ई डिपेंड करती है एक्टिविटी सी पे और उसकी ड्यूरेशन है 12 डेज। तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे एक्टिविटी ई जिसकी ड्यूरेशन है 12 डेज।
मैं आपको बता दूं, आप नेटवर्क डायग्राम जब भी ड्रॉ करेंगे तो गलतियां होंगी। पेन की यूजेस ना करें, पेंसिल से नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करें, क्योंकि नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने में गलतियां होती हैं, आपको बार बार इधर उधर मोड़ना पड़ सकता है, इसीलिए ये चीज का ख्याल रखें। अभी एक्टिविटी एफ ड्रॉ करनी है, जो डिपेंड करती है एक्टिविटी सी पे, और उसकी ड्यूरेशन है 8 डेज। तो यहाँ से सी के बाद हम लोग एक एक्टिविटी एफ ड्रॉ करेंगे जिसकी ड्यूरेशन है 8 डेज। तो चलिए देखते हैं। दिस इज एक्टिविटी ई, दिस इज एक्टिविटी एफ, सही। अब एक्टिविटी जी की बारी। एक्टिविटी जी डिपेंड करेगी एक्टिविटी डी पे और एक्टिविटी ई पे, और इसकी ड्यूरेशन है 16 डेज। अब डी और ई दोनों पर एक्टिविटी जी डिपेंड कर रही है, यानी कि हमने जो ये डी और ई बनाया था उसे हमें जोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था जब भी आप नेटवर्क डायग्राम यूज करें, बनाए उसे एक पेंसिल से ड्रॉ करें, जिससे कि ये अब कट हो जाएगा और यहाँ पर आपका एक्टिविटी डी 8 डेज के लिए ड्रॉ होगा, और यहाँ पर एक एक्टिविटी ड्रॉ होगा जो कि एक्टिविटी जी कहलाएगा फॉर 16 डेज। ऐसा कुछ ड्रॉ होगा। चलिए देखते हैं। यस, तो हमने यहाँ पर ई को मोड़ दिया डी के तरफ, ये ई और ये डी और ई को आपस में ज्वाइन किया, उस पे एक एक्टिविटी डिपेंड कर रही है, दैट इज एक्टिविटी जी। यहां तक आई होप दिस इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। अभी ड्रॉ करना है एक्टिविटी एच। एक्टिविटी एच की ड्यूरेशन है 8 डेज, और वो एफ और जी में डिपेंड करती है, एफ और जी में डिपेंड करती है। यानी ये जो हमने एफ बनाया था, एफ और जी को हमें ज्वाइन करना है आपस में। ये इस तरह से नहीं रहेगा, ये कुछ जी इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, उसको करके ज्वाइन करके हमें एक एक्टिविटी एच बनानी होगी जिसकी ड्यूरेशन होगी 8 डेज। चलिए देखते हैं। यहाँ इस डायग्राम में मैंने जी को और एफ को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि एच जो है वो एफ और जी पर डिपेंड कर रही है, और उसकी ड्यूरेशन बनाया हमने 8 डेज। यहाँ पर एक और बात जानने की है कि ये जो एरो की जो साइज होती है, लंबाई, आप कितना लंबा एरो बना रहे हैं, ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 8 डेज की एरो बना रहे हैं, वो 16 डेज से लंबी है तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ देखिए 8 डेज की है और जी 16 डेज की है, पर मैंने जो एफ की एरो बनाई है वो ज़्यादा लंबी बनाई है और जी की एरो छोटी बनाई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी बनानी है एक्टिविटी के, जिसकी ड्यूरेशन है 2 डेज की, और वो डिपेंड कर रही है एक्टिविटी बी पे। यानी कि हमें बी एक्टिविटी से यहाँ पर, ये एक्टिविटी बी यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो यहाँ से कुछ एक के बनानी है जिसकी ड्यूरेशन होगी 2 डेज की। तो चलिए देखते हैं कैसा के बनेगा। ये रही ये ओ, मैंने कुछ तो एक गलत कर दिया है। अब यहाँ पर मुझसे तो गलती हो गई है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करूं? अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज ही कर देती हूँ, क्वेश्चन ही चेंज कर देती हूँ, अदरवाइज फिर मुझे समझाने में दिक्कत हो जाएगी। एक्टिविटी जो के है उसकी 2 डेज ड्यूरेशन, और उसको बी पे नहीं डिपेंड करके मैं ए पे डिपेंड करा देती हूँ, वो डिपेंड कर रही है ए पे। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये बी पे डिपेंड करती, तो मुझे यहाँ बी के बाद बनानी थी के को, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे आगे की सब कुछ गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर रही हूँ, और वो डिपेंड कर रही है एक्टिविटी ए पर। ठीक है, अब लास्ट हमें बनाना है एक्टिविटी एल, जिसकी ड्यूरेशन है 5 डेज, और वो डिपेंड करेगी जी पे और के पे। ठीक है, तो जी और के को ज्वाइन करती हुई हमें एक एल एक्टिविटी बनानी है। देखते हैं वो कैसे बनेगी। अब हमें ज्वाइन करना है एल, जो कि 5 डेज है, वो जी और के पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें जी और के को ज्वाइन करते हुए एल को बनाना है। तो अब कैसा बनेगा? एल को पहले मैंने के से यहाँ ज्वाइन कर लिया है, अब मुझे इसे को जी से ज्वाइन करना है। तो जी से ज्वाइन करने के लिए मैं यहाँ से एक डमी एक्टिविटी बनाऊंगी।
लेकिन इस डमी एक्टिविटी बनाने में एक प्रॉब्लम ये है कि इसका मतलब ये होगा कि एल जो है वो जी पे डिपेंड कर रहा है एज वेल एज एफ पे डिपेंड कर रहा है, एफ पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये जो नोड है ये डमी एक्टिविटी तभी स्टार्ट हो पाएगी जब जी और एफ दोनों ही कंप्लीट होगा। तो इस प्रॉब्लम से निपटने का क्या तरीका है? इस प्रॉब्लम से निपटने का ये तरीका है कि हम एल को यहाँ पर दो एक्टिविटी डमी एक्टिविटीज बनाए। एल जो कि डिपेंड कर रहा है के पे और जी पे, तो जी यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर मैंने एक डमी एक्टिविटी बनाया और एल बनाया है, और एफ पे एच जो है वो सिर्फ और एफ और जी पे डिपेंड कर रहा है। तो एफ से एक डमी एक्टिविटी बनाया है जो एच शो कर रहा है कि एच जो एक्टिविटी है वो एफ पे डिपेंड कर रही है और जी पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात को समझने। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि मैंने यहाँ पर दो डमी एक्टिविटीज़ का यूज़ क्यों किया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दो नोड्स से कोई भी प्रोजेक्ट एंड नहीं हो पाता, हमें एक सिंगल नोड चाहिए, तो ये दोनों नोड को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो एल और एच को ज्वाइन करते हुए एंड हो जाएगा एक सिंगल नोड। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गया। ऐसे करके बनाते हैं नेटवर्क डायग्राम, जहाँ पर हर एक्टिविटीज कैसे इंटरडिपेंडेंट है। अब हमें कैलकुलेट करनी है कि ये पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए कितना ड्यूरेशन लगेगा। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे फॉरवर्ड पास मेथड। फॉरवर्ड पास मेथड। अभी देखो, ये जो दिए हुए है, ये जो टाइम्स दिए हुए हैं वो है एक्टिविटी ड्यूरेशंस। एक्टिविटी ड्यूरेशंस, हर एक्टिविटी को करने के लिए कितने समय लगेंगे। अभी हम लोग को पता करना है कि पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फॉरवर्ड पास मेथड, और वो क्या है अभी हम लोग सीखेंगे। तो कोई भी इवेंट स्टार्ट होने के लिए कितने समय में वो स्टार्ट हो सकता है, मिनिमम कितने समय में एक इवेंट स्टार्ट हो सकता है? वो स्टार्ट हो सकता है 0 टाइम में, बिना कोई टाइम बर्बाद किए एक इवेंट स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर में लिखा है 0। ये तुम्हारा ये जो टाइम है, दिस इज टीई, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। सी दिस, मैंने आप लोगों को बताया था अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन इवेंट। ये जो हमने पढ़ा था टीई, ये हम लिख रहे हैं एक नोड के ऊपर में। क्यों? ये इवेंट टाइम है, दैट इज वाई ये एक इवेंट टाइम है, इसलिए इसके ऊपर में लिखा है टीई। इसको ऊपर में लिखेंगे इवेंट के ऊपर में। जैसा कि मैं बताऊं ऊपर में लिखोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। ये कोई रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इवेंट को ये टीई को ऊपर ही में लिखे नोड के, लेकिन अगर हम इस तरह का प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्वेश्चन बनाने में काफ़ी सहूलियत होगी। सो पहला टीई पहले इवेंट के लिए 0 होगा, 0 टाइम में ये इवेंट स्टार्ट हो सकती है। अभी ये वाली इवेंट, सेकेंड वाली इवेंट स्टार्ट होने के लिए कितना समय लगेगा? वो उतना ही समय लगेगा जितना ये एक्टिविटी का ड्यूरेशन होगा, मतलब 0 + 6 दैट इज 6। ओके, तो यहां पर मैंने 6 लिख दिया है। अभी देखो, अब चेक करते हैं एक्टिव इस इवेंट के लिए। इस इवेंट को स्टार्ट होने के लिए कितने समय की ज़रूरत है? इस इवेंट को स्टार्ट होने के लिए कितने समय की ज़रूरत है? तो ये इवेंट तभी स्टार्ट होगा जब पहला वाला, चलो एक काम करते हैं, इसे नाम दे देते हैं 1 2 3। तो इवेंट 3 तभी स्टार्ट होगा जब इवेंट 2 कंप्लीट हो जाएगा, प्लस एक्टिविटी बी भी कंप्लीट हो जाएगी, तभी हम लोग इवेंट 3 को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने के लिए कितने समय की जरूरत होगी? 6 + 10 दैट इज 16 डेज। तो 6 अर्लीस्ट, सबसे छोटा समय जब ये इवेंट स्टार्ट हो सकता है इवेंट 3, दैट इज 16 डेज। ओके,
अभी देखो हम लोग सी, यहाँ पर दिस इज 60, 1 2 3, दिस इज 4। इवेंट 4 को स्टार्ट होने के लिए मिनिमम कितने समय की जरूरत है? तो दैट इज इवेंट 4 जब स्टार्ट होगी तो उस वो कब स्टार्ट हो सकती है? जब इवेंट 2 खत्म होगी प्लस जो एक्टिविटी सी को करने के लिए जितनी समय लगेगी उतने में इवेंट 4 स्टार्ट हो पाएगी। तो दैट इज 6 + 14 दैट इज 20। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 20 और ये हमने कैलकुलेट कर लिया था 16 डेज। ओके, यहाँ पर ये वाला कैलकुलेशन कंप्लीट है। अभी चलो नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 मान लो 5। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवेंट 5 को शुरू होने के लिए कितने समय की जरूरत है? यहाँ पर दो एरोज आ रहे हैं, 1 और 2, ये बी और ई दोनों आ रहे हैं। इवेंट ई तभी स्टार्ट हो पाएगी, इवेंट 5 तभी स्टार्ट हो पाएगी जब आपकी दोनों एक्टिविटीज, एक्टिविटी डी और एक्टिविटी ई दोनों ही खत्म होगी, तभी हम मानेंगे कि इवेंट ई स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। ऐसा क्यों है? मान लो आप एक एक प्रोजेक्ट, सिंपल सा एक प्रोजेक्ट मान लो कि आप अपने फ्रेंड के लिए, दो फ्रेंड्स के लिए वेट कर रहे हो और आपको मूवी जानी है साथ में। एक फ्रेंड आएगा आधे घंटे बाद, एक फ्रेंड आएगा 1 घंटे बाद। तो आप लोग कब, मिनिमम वो कौन सा टाइम है जब आप लोग मूवी के लिए जा सकते हो? मिनिमम टाइम 1 घंटे है, क्योंकि जब तक आपके दोनों फ्रेंड्स नहीं आ जाते आप मूवी जाने के लिए प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो आप दोनों फ्रेंड्स का वेट करेंगे, आधे घंटे के लिए पहले वेट करेंगे, फिर 1 घंटे के लिए वेट करेंगे, मतलब आधे घंटे और नेक्स्ट आधे घंटे वेट करेंगे, तो 1 घंटे में आपका दूसरा दोस्त आ जाएगा, तब आप लोग साथ में मूवी जा पाएंगे। यही सिनेरियो है यहाँ पे। तो हम लोग जो मैक्सिमम टाइम है वो लेंगे। अच्छा, दैट इज द मिनिमम टाइम जब आपको वेट करनी है। मैक्सिमम टाइम कब आप वेट कर सकते हैं? हो सकता है आप लोग मूवी बोलेंगे कि चलो आधे टाइम के बाद जाएंगे, हम लोग 1 घंटा गप्पे लड़ाएंगे, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है। आप लोग दोनों फ्रेंड्स आ गए फिर भी आप वेट करे जा रहे हो, तो मैक्सिमम टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम टाइम क्या है जब आप मूवी जा सकते हो? दैट इज मैक्सिमम ऑफ दीज टू, मतलब हाफ एन आवर या 1 आवर, इन दोनों में जो मैक्सिमम रहेगा वही। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया हो। तो अभी यहाँ पर दो एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटी अगर हम लोग इस 4 से 5 की तरफ जाएं, मतलब इस डायरेक्शन में जाएं, तो टाइम कितनी लगेगी? 20 + 12 दैट इज 32, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 32। और अगर इस डायरेक्शन से जाए 16 + 8 इज हाउ मच? 24। तो 24 ज्यादा है या 32 ज्यादा है? इन दोनों में जो मैक्सिमम रहेगा वो हम लोग यूज करेंगे, तो दैट इज 32। चलो देखते हैं। सी 32 डेज वो टाइम है जब ये इवेंट स्टार्ट हो पाएगा, इवेंट नंबर 5। अभी इस इवेंट के लिए मान लेते हैं, इस इवेंट के लिए मान लेते हैं, इसको इवेंट 6 मान लेते हैं। तो इवेंट 6 कब स्टार्ट हो पाएगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एरो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 + 8, 28 डेज मिनिमम टाइम है जब हम लोग इस इवेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, 28 डेज। और उसी तरह से इवेंट 7 स्टार्ट होने में कितनी समय लगेगी? दैट इज यहाँ पर दो एरोज है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक हमें ये वाली चीजें पता नहीं होगी, ठीक है? तो इसके लिए हमें इवेंट 7 के लिए पहले ये वाली इवेंट कब स्टार्ट होगी इसको पता करने के लिए पहले ये पता करना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं 7, इसको मान लेते हैं 8। यहाँ पर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, दैट इज 28 डेज तक पहुंच चुके हैं। इसको मान लेते हैं 7। इवेंट 7 कितने दिन में स्टार्ट होगी? यहाँ पर भी दो एरोज है। यहाँ पर ये कॉमन मिस्टेक है, हम लोग डमी को भूल जाते हैं। डमी जो है वो टाइम लेट कंज्यूम करती है 0 डेज। यहाँ पर जो डमी है वो टाइम कंज्यूम करती है 0 डेज। यहाँ पर दो एरोज आ रही है,
फर्स्ट है 28 प्लस 0 दैट इज 28, और दूसरी है 32 प्लस 16. डेफिनेटली 32 प्लस 16 इज फार मच ग्रेटर देन 28. तो 32 प्लस 16 हाउ मच इज इट? 42 and 42 plus 6 is 48 days. So 48 days is the time when we can start event 7. So this is forward pass method, students. This is forward pass method. हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टार्ट नोड से एंड नोड की तरफ जा रहे हैं, स्टार्टिंग नोड से एंड नोड की तरफ जा रहे हैं, तो दिस इज फॉरवर्ड पास, को बोलते हैं फॉरवर्ड पास मेथड. एंड फॉरवर्ड पास मेथड में हम लोग क्या लेते हैं? मैक्सिमम लेते हैं, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम TE कैलकुलेट करने के लिए. सो दिस इज 48. नाउ अभी ये जो है इसको मान लेते हैं इवेंट 8. इवेंट 8 को कैलकुलेट करने के लिए 48 प्लस 0 करूं या 6 प्लस 2 करूं? ये 6 प्लस 2 करूं तो 6 प्लस 2 इज 8, बट 48 प्लस 0 इज 48. तो इसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम जो टाइम लगेगा वो है 48 डेज. अभी देखो ये इवेंट 9 मान लेते हैं. इवेंट 9 में भी दो एरोज आ रही हैं, 48 प्लस 8 या 48 प्लस 5. सो 48 प्लस 8 इज ग्रेटर देन 48 प्लस 5. तो इसको जो शुरू करने में जो समय लगेगा वो है 48 प्लस 8, दैट इज हाउ मच? 56 days. So 56 days is the total time for the completion of the project. Project को complete करने के लिए जो minimum time लगेगा for the completion of the project, तो minimum time इस project को complete करने के लिए लगेगा वो है 56 days. तो इस question से हमने दो चीजें सीखी, how to use the dummy activity, how to draw the network diagram, and how to calculate the project completion time using the forward pass method. तो फॉरवर्ड पास मेथड में हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट नोड से लेकर के एंड नोड में जाते हैं, फर्स्ट नोड से एंड नोड में जाते हैं इस तरफ. और कैसे निकालते हैं? यूजिंग द मैक्सिमम टाइम, we'll use the maximum time. यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा था स्टूडेंट्स. मैंने लिखा था व्हाट इज अभी आपको अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हम लोग जो निकाले हैं वो इसी मेथड से निकाले. इट इज द मिनिमम टाइम इन विच एन इवेंट में अकर. जो वो क्या है? अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम क्या है? वो मिनिमम टाइम है जब एक प्रोजेक्ट मिलेगा, हो सकता है. इट इज डिटरमिन्ड बाय फॉरवर्ड पास मेथड. अभी अभी हमने फॉरवर्ड पास मेथड सीखा कि वो होता क्या है. एंड फॉरवर्ड पास मेथड में कैसे TE ऑफ द सक्सेसर इवेंट, TE ऑफ द सक्सेसर इवेंट कैसे निकालते हैं? TE ऑफ द प्रेडिसेसर इवेंट प्लस TE ऑफ द एक्टिविटी. तो ये तरीका है निकालने का. हमने कैसे किया था? मान लो ये दिया हुआ था TE ऑफ द प्रेडिसेसर इवेंट प्लस एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द एक्टिविटी. हम दोनों को ऐड करेंगे तब हमें जो मिलता है वो मिलता है TE, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द सक्सेसर इवेंट. और अगर ऐसे दो टाइम मिल रहे हैं तो इनमें से जो मैक्सिमम है वो हम लेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. लेट्स एंड द क्लास. The best way to succeed is to double your failure rate, students. Don't forget this. So with this nice thought, this is Shraddha Bharti signing off. Bye bye and have a nice day. And do like and follow me for more.